सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर द लव एंड सपोर्ट। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग 13 सितंबर का थर्ड शिफ्ट करने वाले हैं। ये शिफ्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग का 12 सितंबर का सारा शिफ्ट खत्म हो जाएगा, 13th का सारा हो जाएगा और 14th का सारा शिफ्ट खत्म हो जाएगा। और कल हम लोग 15 सितंबर का शुरू करेंगे। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है। क्योंकि हम लोग एक माइंडसेट सीख रहे हैं कि कैसे इंग्लिश का पेपर उड़ाना चाहिए। बाकी बच्चे सॉल्व करेंगे, आप लोग उड़ाना सीखोगे, ठीक है। बाकी बच्चे 12 मिनट में करेंगे, आप 5 मिनट में करोगे। तो दूसरा से बहुत आगे रखूंगा। तो ये सीरीज आपको बस कंटिन्यू रख लेना है, उसके बाद बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अभी सीएचएसएल का एग्जाम कुछ दिन में है, तो एज इट इज़ आपको छपता हुआ दिखेगा सारा क्वेश्चन सीएचएसएल 2025 में। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, तो सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है। वर्ड क्या दिया हुआ है, तो डेलिटेरियस दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका जो आदमी क्या है, इनिमिकल है, ठीक है। जो आदमी क्या है, तो डेट्रीमेंटल है। तो ये सब आपका और सिनोनिम है। और आदमी क्या है, तो डिस्ट्रक्टिव है। तो इसका सिनोनिम ढूंढना है, ठीक है। और आदमी क्या है, तो और आदमी हार्मफुल है, जो आपका मतलब हार्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो सिनोनिम ढूंढना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर, हार्मफुल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यूजफुल इसका उल्टा हो जाएगा, कंफर्टिंग उल्टा हो जाएगा, हेल्पफुल इसका उल्टा हो जाएगा। तो ए अपना आंसर हो जाएगा। तो ये तो आप नॉलेज के बेसिस पे कर लिए। लेकिन जिसको डेलिटेरियस का मतलब नहीं पता वो कैसे करेंगे, तो आप देख रहे हैं यूजफुल सेम लग रहा है, कंफर्टिंग, हेल्पफुल बिल्कुल सेम सेम दिख रहा है, अलग क्या दिख रहा है, तो हार्मफुल अलग दिख रहा है। तो ए अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम। तो क्या पूछ रहा है उसको पहले मार्क करेंगे। तो कैकोफनी, तो सर इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हार्श साउंड, ठीक है। हार्श हो गया, बिटर हो गया, ये सब हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, तो नॉइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, तो क्लैमर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सिनोनिम है, ये सब आपको मार्क करना है। तो सीएचएसएल में ये सब आपको वर्ड दिख सकता है। तो क्या मार्क करना है, एंटोनिम। कैकोफोनी क्या होता है, हार साउंड होता है। इसका आंसर हारमनी हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम प्लेजेंट अरेंज साउंड, जो हारमनी है, जो बहुत बढ़िया सुनाई दे रहा है। नॉइज का मतलब तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिजोनेंस। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। लड़ाई झगड़ा फाइट ये सब होता है। तो ये भी नहीं होगा। ये क्या होता है, तो इसका मतलब भी कंफ्यूज्ड साउंड होता है, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। तो कैकोफनी हार साउंड, तो हारमनी उसका उल्टा एंटोनिम ढूंढना था। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। तो एक ईडियम दिया हुआ है, एक मुहावरा दिया गया है। इसको आपको सही लॉजिकली अरेंज, क्या मतलब इसका होगा। सो द वाइट फेदर, तो टू सिग्नल फॉर हेल्प, गलत। टू डिस्प्ले करेज, कि करेज शो करना, गलत, ठीक है। इसका उल्टा होता है टू एडमिट डिफीट ग्रेसफुली, गलत। तो ए अपना आंसर है। टू एक्ट कावर्डली, कि डरपोक एकदम जो सही से डर रहा है, तो सो द वाइट फेदर ऐसे हम लोग बोल देंगे। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनेम। तो एंटोनेम पूछ रहा है। वर्ड आपके सामने क्या है, तो वर्ड है सफरफज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है आपका छल कपट, ठीक है। तो वो जो छल कपट करता है वो आदमी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो एकदम फॉक्सी है। वो क्या है, तो वो बिल्कुल कनिंग है, ठीक है। वो क्या है, तो वो एकदम स्लाई है, ठीक है, स्लाई। तो ये सब सारा आपका सिनोनिम हो जाएगा इसका। वो क्या है, तो वो ट्रिकरी है, एकदम ट्रिक करता है। वो कौन है, तो वो डिसेप्टिव है, जो धोखा देता है। तो ये सब सारा आपका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं। तो कैंडर क्या होता है सर, तो इसका मतलब होता है ऑनेस्टी। तो छल कपट का उल्टा ढूंढना है, तो उल्टा आपका यही है, बी आपका आंसर हो जाएगा। ट्रिकरी मतलब जो ट्रिक से करता है, गलत। डिसेप्शन गलत, और इसका मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। कैंडर आपका आंसर हो जाएगा। तो कैंडर कितना बढ़िया वर्ड है, किसके लिए यूज होगा, तो ऑनेस्टी के लिए यूज होगा।
CHSL में बिल्कुल आ सकता है, तो बिल्कुल आप लोग इसको सीखिए, बहुत काम का वीडियो है। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग, तो अगर आपको ऐसा उल्टा सीधा कोई भी वर्ड मिल जाए तो घबराना नहीं है, दिमाग लगाना है। जितना हार्ड वो दिखेगा उतना आसान होगा उसको गिराना। तो अब समझते हैं। तो फाइटो रेमिडिएशन दिख रहा है, फाइटो रेमिडिएशन ऐसे भी दिख रहा है, फाइटो रेमिडिएशन ऐसे दिख रहा है, और फाइटो रीमेडिएशन ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फाइटो तो होता है, ठीक है, तो फाइटो फाइटो सब में दिया हुआ है, तो इतना दूर हम लोग यहाँ पे फाइटो नहीं दिया हुआ है तो इसको काट देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो रेमिडिएशन ऐसे होता है, ना कि MY होता है, ठीक है, बी को भी काट देंगे। अब रीमी ऐसे भी कुछ नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, तो इसको भी काट देंगे और ए आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नॉलेज नहीं है तब भी आप आंसर मार्क कर सकते हो, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है और कुछ भी चीज़ छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या है? अ प्रोफेशनल हु प्रिपेयर्स मैप। तो जो मैप प्रिपेयर करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या उसको हम लोग आर्किविस्ट बोलेंगे? क्या उसको हम लोग जियोडेटिस्ट बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या उसको कार्टोग्राफर बोलेंगे? तो यस सर, उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो बी अपना आंसर आ जाएगा। टोपोग्राफर कौन होता है? जो लैंड का जो लैंड को पढ़ता है। ठीक है, कार्टोग्राफर जो मैप को प्रिपेयर करता है। जियोडेटिस्ट, तो जियो से दिख रहा है अर्थ, तो ये कुछ अर्थ के रिलेटेड करेगा। और आर्किविस्ट क्या होगा? तो पुराना चीज का वो करेगा। ठीक है, तो आर्किविस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु कलेक्ट, प्रिजर्व और मैनेजेस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड। जियोडेटिस्ट क्या होता है? साइंटिस्ट होता है, हु मेजर करता है क्या? तो शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। तो ये सब आपका CHSL में बिल्कुल आ सकता है। कार्टोग्राफर जो मैप मेकर होता है। टोपोग्राफर कौन? जो सरफेस फीचर्स को स्टडी करता है। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है 7th नंबर। क्या क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ईच ऑफ द डेटा सेट्स डैश बीन अनॉयड बिफोर द रिलीज। ठीक है, तो ईच क्या है सर? तो ये एक प्रोनाउन होता है और ये सिंगुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अब ऑफ है। ऑफ क्या है सर? तो ऑफ है प्रपोजिशन। उसके बाद प्रपोजिशन का पूरा ऑब्जेक्ट आता है, तो इतना दूर पूरा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आया हुआ है। और ये जो अभी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसका वर्ब नहीं मिला है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है सर, तो कौन सा वर्ब लेगा? ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ढूंढो भाई सिंगुलर वर्ब कौन सा है? तो हैव सिंगुलर वर्ब है, काटो। हैज बिल्कुल, आर नहीं है काटो, वर नहीं है काटो। बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो each of the data sets has been anonymized before release। तो कैसे हम लोग किए? तो each आपका सब्जेक्ट है, बाकी प्रपोजिशन ऑफ है, तो ऑफ के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अभी भी ये वाला सब्जेक्ट को वर्ब नहीं मिला है, तो वर्ब इसका सिंगुलर होगा, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग दिमाग लगाओगे, आगे मार्क करें, आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। द क्यूरेटर ऑप्टेड। अब ऑप्टेड डैश डिस्प्लेइंग, तो ऑप्टेड अगेंस्ट डिस्प्लेइंग, फॉर डिस्प्लेइंग, ऑन डिस्प्लेइंग, विद डिस्प्लेइंग, कैसे पता चलेगा? आगे पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेइंग द आर्टिफैक्ट ड्यू टू द प्रिजर्वेशन कंसर्न्स। तो कुछ प्रिजर्वेशन कंसर्न्स मतलब कुछ बचाने का कंसर्न्स उसको आ गया, उसके लिए वो क्या नहीं किया? तो उसके लिए वो मतलब डिस्प्ले नहीं किया। ठीक है, अगेंस्ट का सेंस देना है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। द क्यूरेटर ऑप्टेड अगेंस्ट डिस्प्लेइंग, तो वो डिस्प्ले नहीं करना चाह रहा है, क्यों? तो प्रिजर्वेशन कंसर्न के कारण, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 9th नंबर क्या है? नाइदर द एडिटर नॉर द कॉन्ट्रीब्यूटर्स। तो हम लोग जानते हैं नाइदर और नॉर का पेयर चलता है, बिल्कुल। तो नाइदर द एडिटर नॉर द कॉन्ट्रीब्यूटर्स डैश विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंजेस अनकंडीशनली। तो अब आपको चूज करना है, वाज आएगा, वर आएगा, हैज बीन आएगा कि इज आएगा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर नाइदर दिख गया उसके बाद इधर सब्जेक्ट दिख रहा है, फिर नॉर दिख गया उसके बाद इधर दिख रहा है, तो आपको जो वर्ब लगाना है वो कैसे लगेगा? तो वो हमेशा नियरेस्ट के हिसाब से लगता है। अगर नियरेस्ट में प्लूरल है तो वर्ब आपको प्लूरल चाहिए, अगर नियरेस्ट में सिंगुलर है तो वर्ब आपको सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा।
तो ऐसे ही दिमाग लगा के आपको जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, स्मार्ट खेलना है, ठीक है। फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन एरर, तो एरर वाला आ गया। इसका ट्रिक अपने पास क्या है, पहले टेंस चेक करेंगे, अगर इससे काम नहीं बनेगा दूसरा हथियार यूज करेंगे, कौन सा, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। अगर इससे भी काम नहीं बनेगा तीसरा हथियार यूज करेंगे, क्या, तो तीसरा हथियार अपने पास है कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट भाई चेक करना पड़ेगा। तो शुरू हो जाइए, पहले टेंस से जल्दी जल्दी चेक कर लेना है कि सारा प्रेजेंट में है कि नहीं, सारा पास्ट में है कि नहीं, तो जल्दी शुरू हो जाइए। दैट नम द रिप्रेजेंटेटिव फाउंड, सारा पास्ट में जा रहा है, वाइबल इज लेस सरप्राइजिंग देन द फैक्ट दैट नीदर द डिप्रेशन नर द काउंसिल वर ब्रीफ्ड बिफोर हैंड, ठीक है। तो अब टेंस बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करो। दैट नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फाउंड द प्रपोजल वाइबल इज लेस सरप्राइजिंग देन द फैक्ट दैट नीदर द चेयरपर्सन नॉट द लीगल काउंसिल, तो ये भी सही है। अब कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी हम लोग सीखे, अब यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो नीदर दिख रहा है और नॉर दिख रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल है। दूसरा बात हम लोग क्या जानते हैं सर कि नीदर अगर है और नॉर है तो जो आगे वर्ब आएगा वो नियरेस्ट के हिसाब से आएगा, तो द लीगल काउंसिल ये क्या है सर, तो ये सिंगुलर, तो आपको नहीं लग रहा है सिंगुलर के साथ यहाँ पे वर कैसे दे दिया, प्लूरल कैसे दे दिया, तो बिल्कुल गलत है, इस पार्ट पे बिल्कुल गलत है। तो फोर्थ पार्ट पे आपका एरर है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11th नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन एन एरर, तो इस पार्ट पे एरर है, तो पहले टेंस चेक करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, तीसरा क्या करेंगे, तो कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। तो neither the projection of the growth nor the estimation of the deficit trend appear to have accounted for liquidity constraint that small scale enterprises face during the cyclical downturns in demand, ठीक है। तो टेंस बिल्कुल सही है। अब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, तो नीदर द प्रोजेक्शन ऑफ द ग्रोथ, नीदर और नर दिख रहा है, ठीक है, नर द एस्टिमेशन, तो एस्टिमेशन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब आगे आपको सिंगुलर वर्ब चाहिए होगा, ऑफ क्या है, प्रेपो है, प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो इतना दूर पूरा उसका ऑब्जेक्ट आया हुआ है, और ये जो एस्टिमेशन है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसका वर्ब ये है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, वेरी गुड सर, बिल्कुल होना चाहिए। अपीयर प्लूरल वर्ब है, इसको काटेंगे, ये किस जगह पे है, तो ये टू जगह पे है, तो टू आपका एरर हो जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, आगे अपना सिंगुलर वर्ब लेगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्या है, तो चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तो एक्टिव टू पैसिव करना है। इसमें ट्रिक क्या है, तो इसमें बस आपको वॉइस चेक करना है, बाकी कुछ चीज भी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो विल दिख रहा है, विल द ऑथोरिटीज इन्फोर्स द रिवाइज्ड ऑर्डिनेंस प्रॉम्प्टली, ठीक है, तो विल दिख रहा है और फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, तो सर ये किस में चेंज होता है, तो विल बी, और आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, ढूंढो भाई विल बी थर्ड फॉर्म कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, विल बी और थर्ड फॉर्म यहाँ दिख रहा है, विल दिख रहा है और बी और थर्ड फॉर्म दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या, तो यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ए अपना आंसर आ जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। वन ऑफ द तगड़ा क्वेश्चन, 13th नंबर क्या है, तो काफी खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। तो होमोनेम वाला आ गया, तो ये सब में एक एक डाल रहा है, तो CHSL में भी आपको बिल्कुल दिखेगा। तो होमोनेम क्या होता है, तो सिमिलर साउंड करेगा लेकिन मीनिंग अलग रहेगा। तो क्या दिया हुआ है, द गार्ड स्टूड इन पाइक फॉर्मेशन अलोंग द कॉजवे, तो जो गार्ड है कैसा फॉर्मेशन में खड़े हुए, पाइक फॉर्मेशन में। तो ये पाइक क्या होता है, पहले ये अपने को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सर पाइक मतलब ये एक वेपन होता है जो कैसा दिखता है, तो वो स्पीयर की तरह दिखता है, भाला की तरह दिखता है। तो पाइक का आपका इमेज ये रहा, तो ये सब देख रहे हो भाई, ये सब पाइक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पाइक यहाँ क्या सेंस आ रहा है, तो स्पीयर शेप्ड हथियार का सेंस आ रहा है, ठीक है, वेपन का सेंस आ रहा है। तो जहां जहां वेपन का सेंस आएगा वो आपका आंसर नहीं होगा, और जहां वेपन का सेंस नहीं आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ढूंढना शुरू करते हैं। द एंगलर पुल्ड अ लार्ज पाइक फ्रॉम द आइसी लेक, ठीक है, तो इसको होल्ड पे रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। द रेबल वॉज पनिश्ड बाय बीइंग प्लेस्ड ऑन द पाइक, जो रेबल था उसको पनिश किया गया, कैसे, तो उसको पाइक पे रखा गया, एकदम उस पे रखा गया, ठीक है। तो ये सिमिलर सेंस दे रहा है, ये आंसर नहीं होगा। द इन्फेंट्री पाइक स्प्लिट द एनिमीज फ्रंट लाइन, जो इन्फेंट्री है तो सेना होता है,
ठीक है। वहाँ भी तो सेना है, तो सेना है तो हथियार भी होगा, तो ये भी सिमिलर सेंस दे रहा है, तो ये अपना आंसर नहीं है। द पाइक ग्लीम्ड बिसाइड द वेटेरियन आर्मर, तो आर्मर भी क्या होता है, तो युद्ध का सेंस आ रहा है, तो इसमें भी स्पीयर यूज हो सकता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर ए है। ठीक है, अपने आप आंसर ए हो गया। कैसे, तो यहाँ पे अब अलग सेंस देगा, कैसे तो समझते हैं। द एंगलर पुल्ड, वो कुछ पुल किया, क्या, तो अ लार्ज फिश, अ लार्ज पाइक फ्रॉम द आईसी लेक, तो आईसी लेक से एक लार्ज पाइक, तो यहाँ पे पाइक का क्या सेंस आ रहा है, तो सर यहाँ पे पाइक का सेंस आ रहा है फिश, मछली, जो एक पाइक एक तरीका का मछली होता है जो कि ये आदमी पकड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मछली का सेंस आ रहा है, बाकी जगह स्पेयर का सेंस आ रहा है, ए अपना आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो भाई लेवल, तो कहा पाइक क्या होता है, स्पेयर क्या होता है, पूरा एकदम खतरनाक पूछ रहा है। तो ये सब हम लोग पाइक को एक इतना कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है, कि मछली होता है, तो ये काफ़ी आपको लेवल बढ़ा दिया है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, तो पैसिव टू एक्टिव करना है। ठीक है, तो बस हम लोग वर्ब फॉर्म पे ध्यान देंगे, तो वर्ब फॉर्म क्या दिया हुआ है कि विल हैव बीन डिलीवर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो विल हैव बीन डिलीवर्ड किसका हुआ होगा, तो अपने को बस ढूंढना है। तो कहाँ दिख रहा है, विल हैव, और थर्ड फॉर्म यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, विल डिलीवर्ड नहीं दिख रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी अपना आंसर हो जाएगा। तो विल हैव डिलीवर्ड का क्या चेंज हुआ होगा, विल हैव बीन डिलीवर्ड, तो बिल्कुल डी अपना आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्या आ गया, तो आरसी आ गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया। इसके बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं ताकि दिमाग में सारा आ जाए। क्वेश्चन बनाते बनाते क्या करेंगे, तो कुछ भी एक्सट्रीम वर्ड दिखेगा उसको आपको वहीं पे एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस ऑफ द कोविन प्लेटफॉर्म, तो उस जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसका क्या कंसिक्वेंस मिला है, तो इट स्लो डाउन रूरल इंटरनेट स्पीड। ठीक है, इट लेड टू अनरिपोर्टिंग वैक्सीन डेटा, इट एक्सक्लूडेड डिजिटली लिटरेट सिटीजन्स, और इट एक्सपोज यूजर डेटा हैकर्स। ठीक है, इसको हम लोग सर्च करेंगे। वाई वॉज द वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन इनिशियली स्क्वीड इन इंडिया, तो अचानक मतलब कम कैसे हो गया, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ अर्बन वैक्सीन, इंटरनेशनल सप्लाई वाज अनरिलायबल, रूरल पीपल रिफ्यूज्ड वैक्सीन्स, और अर्बन एरियाज रिसीव्ड मोर ड्यूज टू सेंट्रलाइजेशन लॉजिस्टिक। तो इसको भी हम लोग सर्च करेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट स्ट्रेटेजी वाज यूज टू काउंटर द मिस इन्फॉर्मेशन एंड हेजिटेंसी, तो क्या स्ट्रेटेजी यूज हुआ, क्या, तो काउंटर करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन और हेजिटेंसी। तो नेशनल सेंसरशिप, सोशल मीडिया यूज हुआ, यूज ऑफ लोकल इन्फ्लुएंसर, मोबाइल यूनिट यूज हुआ, इंपोर्टिंग फॉरेन वैक्सीन ओनली। ठीक है, तो ओनली दिख गया एक्सट्रीम वर्ड, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, काट दो इसको। रिस्ट्रिक्टिंग रूरल मीडिया एक्सेस, तो इसको भी हम लोग सर्च करेंगे कि क्या है। विच फेज बेस्ट समराइज द कोर थीम ऑफ द पैसेज, तो कौन सा बिल्कुल समराइज करता है कोर थीम। द सक्सेस ऑफ इंडियाज फार्मा एक्सपोर्ट, द रिस्क ऑफ वैक्सीन साइड इफेक्ट, इंडियाज वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी अंडर क्राइसिस, और पब्लिक हेल्थ एंड डिजिटल इनइक्वालिटी इन द प्ले। तो इसको भी हम लोग सर्च करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट इज द ऑथर्स टोन, तो टोन क्या है इंडियाज वैक्सीन कैंपेन के बारे में, क्या वो सरकास्टिक, डिसमिसिव है, एनालिटिकल है, और ऑप्टिमिस्टिक है। तो इसको मैं बिना पढ़े मार कर सकता हूँ कि बी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जुबिलेंट अनक्रिटिकल है, क्रिटिकल अलार्मिस्ट है, तो बी आपका आंसर है। कैसे, तो मुझे कीवर्ड दिख गया, क्या दिख गया, ऑप्टिमिस्टिक दिख गया, आशावादी होना। ठीक है, तो गवर्नमेंट हमेशा आशावादी होता है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप संतुष्टि के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन यही आंसर है, पॉजिटिव वर्ड है। अगर आपको डेवलपमेंट टाइप का कुछ दिखे कि इंडिया डेवलप करना चाह रहा है, अगर आपको ग्रोथ टाइप का कुछ दिखे, अगर आपको बैलेंस टाइप का कुछ दिखे, अगर आपको इक्वल का कुछ, इक्विटी का कुछ सेंस आए, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक का सेंस आए, ठीक है, और क्या क्या सर, तो और भी ऐसा बहुत बहुत कीवर्ड होता है। अगर कुछ बैलेंस टाइप का आ रहा है, ऑप्टिमिस्टिक आ रहा है, तो ये सब आपका आंसर होता है। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक है कि गवर्नमेंट हमेशा मतलब गलत चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकता, अच्छा चीज़ को प्रमोट करेगा। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तो क्या क्या आंसर होगा आगे, अब पढ़ना शुरू करते हैं।
तो इंडियाज कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है, ठीक है। वाइल द मोन्यूमेंटल इन द स्केल एंड इंटेंट वाज फ्रॉट विथ कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल चैलेंजेस भी कुछ कुछ आ रहे हैं। एज द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो इंडिया के बारे में वो बात हो रहा है। इंडिया फेस्ड, क्या फेस्ड किया? द टास्क ऑफ इनकोलेटिंग ओवर अ बिलियन पीपल अमिड फ्लक्चुएटिंग सप्लाई चेन्स, वैक्सीन हेजिटेंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पैरिटी। तो कोविड का बात हो रहा है, तो कुछ कुछ इंडिया फेस कर रहा है कि सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो रहा है, वैक्सीन हेजिटेंसी, आदमी वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया। शुरू का 2 लाइन बहुत धीरे पढ़ना होता है, ताकि शुरू का 2 लाइन समझ में आ जाएगा, मतलब पूरा पैसेज समझ में आ जाएगा। पढ़ते हैं आगे यहाँ से। द इनिशियल रोल आउट वॉज हैम्पर्ड बाई इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो रहा है, कहाँ कहाँ? तो अर्बन सेंटर्स रिसीविंग, जो अर्बन सेंटर रिसीव कर रहे हैं क्या? तो डिसप्रोपोर्शनेट हायर नंबर ऑफ डोजेज कंपेयर टू रूरल। तो जो अर्बन है वो ज़्यादा मतलब मिल रहा है, उसको रिसीव कर रहा है एज कंपैरिजन टू रूरल, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब दिस इम्बैलेंस, ये जो इम्बैलेंस हुआ है ये क्या कर रहा है? नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव centralization but also lack of cold chain infrastructure in a remote region where power outages, storage limitation rendered by the vaccine transport perilous, ठीक है। तो ये बात हो रहा है कि कुछ कोल्ड चेन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, पावर आउटरेजेस हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, तो ये सब हम लोग सीखेंगे साइमल्टेनियसली। साथ साथ में क्या हो रहा है सर? तो वैक्सीन स्केप्टिज्म फ्यूल्ड बाय, किसके द्वारा फील्ड कर रहा है? तो मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया एंड कल्चरल मिस अंडरमाइंड पब्लिक ट्रस्ट। तो क्यों फैल रहा है? तो मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ? तो सोशल मीडिया में और कल्चरल का हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। र्यूमर्स है, तो र्यूमर्स क्या सजेस्ट कर रहा है कि एडवर्स effects on population control agenda percolated across digital platform, particularly in vernacular languages, exacerbating resistance among the variable populations, ठीक है। तो कुछ नहीं मिला, आगे बढ़ जाएंगे। while the introduction of the कोविन, तो कोविन का इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ? अ डिजिटल रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, प्लेटफॉर्म वाज सिग्निफिकेंट इनोवेशन। तो ये जो कोविन आया ये एक सिग्निफिकेंट इनोवेशन का काम किया। इट inadvertently marginalized the large segment of the population unfamiliar with the smartphones और डिजिटल लिटरेसी। तो यहाँ डिजिटल लिटरेसी का भी बात हो रहा है। डिजिटल डिवाइड, तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। इंटरसेक्टेड विद पब्लिक हेल्थ और प्री एग्जिस्टिंग सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो डिस्पाइट द ऑब्स्टेकल्स, तो बावजूद इतने ऑब्स्टेकल्स के इंडिया मैनेज क्या किया? तो रिकैलिब्रेट इट्स स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी को मैनेज किया इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वैक्सीन प्रोक्योरमेंट टू स्टेट्स एंड द एंगेजमेंट ऑफ लोकल इन्फ्लुएंसर एंड द रिलीजियस लीडर क्या कर रहा है? तो यूज ऑफ मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स ग्रेजुअली इम्प्रूव द आउटरीच। तो जो मोबाइल का जो आपका वैक्सीनेशन प्रोसेस था, यूनिट था, वो इम्प्रूव किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्दर मोर, आगे क्या? तो इंडिजिनस वैक्सीन प्रोडक्शन particularly Covishield and Covaxin allowed India क्या अलाउ किया? to reduce dependence on global supply chains and even undertake vaccine diplomacy under the vaccine मैत्री initiative। तो क्या इनिशिएटिव लिया गया? तो वैक्सीन मैत्री का इनिशिएटिव लिया गया। अब लास्ट का 2 लाइन पढ़ते हैं, फिर हम लोग आंसर मार्क करेंगे। द कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव इन इंडिया स्टैंड्स एज testaments to nation's capacity to mass mobilization under crisis, yet फिर भी it also reveals the critical interplay between the public trust और क्या? तो infrastructure resilience और क्या? तो inclusive policy design, ठीक है, essential for future public health intervention digitally stratified society। तो कुल मिला के हम लोग 2-3 लाइन में समरी क्या कर सकते हैं? तो इंडिया वैक्सीनेशन के बारे में बात हो रहा है, उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कोई मना कर दे रहा है वैक्सीन नहीं लेंगे, तो इंडिया कैसे उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, कुछ कुछ हम लोग हाईलाइट भी किए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सिग्निफिकेंट अनटेंडेड कंसिक्वेंस ऑफ कोविन प्लेटफॉर्म क्या हुआ? तो इट स्लो डाउन द रूरल इंटरनेट स्पीड, इसका बात ही नहीं हो रहा। इट लेड टू अंडर रिपोर्टिंग ऑफ वैक्सीन डाटा, इसका भी बात नहीं हो रहा। इट एक्सपोज यूजर डाटा टू हैकर्स, नॉनसेंस, इसका भी बात नहीं हो रहा। तो इट एक्सक्लूड डिजिटली इलिटरेट सिटीजन्स,
ठीक है। तो ये किया, क्या किया, एक्सक्लूड किया। कैसे? तो सर एक वर्ड आया था क्या, डिजिटल डिवाइड आया था कि नहीं? तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है? तो एक डिवाइड क्रिएट हो जाता है किसी किसी बीच में, रूरल गांव वाले और अर्बन, अर्बन के बीच में एक डिवाइड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वो डिवाइड कैसा होता है? तो वो डिजिटल डिवाइड होता है, मतलब टेक्नोलॉजी। तो गांव वाले टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, शहर वाले कर पाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिजिटल डिवाइड बोलेंगे। सी अपना आंसर आ जाएगा। वाई वाज वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन इनिशियली स्क्विड इन इंडिया? तो अचानक से कम कैसे हो गया? तो एक्सेस प्रोडक्शन अर्बन वैक्सीन, बात नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल सप्लाई अनरिलायबल, बिल्कुल नहीं। अर्बन एरिया रिसीव्ड मोर ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन एंड लॉजिस्टिक, तो बिल्कुल इसका बात हो रहा है कि जो अर्बन एरिया है उसको ज़्यादा वैक्सीन मिल रहा था, ठीक है। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। व्हाट स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी वाज यूज टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन? तो नेशनल सेंसरशिप ऑफ सोशल मीडिया, इसका बात हुआ। यूज ऑफ लोकल इन्फ्लुएंसर मोबाइल यूनिट, हाँ मोबाइल यूनिट का कुछ बात हो रहा था, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिंग रूरल मीडिया एक्सेस, तो किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, एक्सट्रीम वर्ड है, इसका बात नहीं हो रहा है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा कि लोकल इन्फ्लुएंसर का हेल्प लेंगे और मोबाइल यूनिट्स का हेल्प लेंगे। अब मोबाइल यूनिट के हेल्प से बहुत ज़्यादा आउटरीच भी हुआ था, वो चीज़ लिखा हुआ था। विच फेज बेस्ट समराइज द कोर थीम? द सक्सेस ऑफ इंडियाज फार्मा एक्सपोर्ट, तो फार्मा एक्सपोर्ट का कहा बात हो रहा है, ठीक है, काट देंगे। द रिस्क ऑफ वैक्सीन साइड इफेक्ट, तो इसका मतलब बात का हो रहा है, इसका भी नहीं हो रहा है, काट देंगे। इंडियाज वैक्सीन स्ट्रेटेजी अंडर क्राइसिस और पब्लिक हेल्थ एंड डिजिटल इनइक्वलिटी इंटरप्ले, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी आपका आंसर हो जाएगा कि पब्लिक हेल्थ के बारे में बात हो रहा है, डिजिटल इनइक्वलिटी के बारे में बात हो रहा है, मतलब डिजिटल डिवाइड के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या बात हो रहा है? तो पब्लिक हेल्थ के बारे में बात हो रहा है, उसके चलते क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है। तो यहाँ इंडियाज वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी अंडर क्राइसिस, ठीक है, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर टू आर इंडियाज वैक्सीन कैंपेन? तो सरकास्टिक नहीं है, जुबिलेंट मतलब हंसता खेलता नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, क्या है? तो एनालिटिकल है, कुछ एनालाइज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और ऑप्टिमिस्टिक है कि इंडिया बिल्कुल कर सकता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए। और ज़्यादा जो वर्ड समझ में नहीं आएगा वहाँ रुकना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, आगे बढ़ जाना है, बिल्कुल आपको आगे समझ में आएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट। तो हाईलाइटेड पार्ट क्या है? बैक टू होम आफ्टर द इवेंट, दे रिटर्न बैक। तो ये बात समझना है कि रिटर्न के अंदर ही मतलब बैक छिपा रहता है। से अगर आप बैक लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो रिटर्न को सीधा लिखा जाता है, दे रिटर्न्ड होम आफ्टर द इवेंट, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। रिटर्न टू ऐसे नहीं, बैक टू, वेंट बैक टू नहीं, तो सी अपना आंसर है। तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है, ये एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन होता है, ये एक रिडंडेंट एक्सप्रेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट। तो इट ही वॉज अक्यूज फॉर थेफ्ट। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये जो अक्यूज दिख रहा है, तो अक्यूज के बाद हमेशा आपको ऑफ प्रेपोजिशन लिखना पड़ता है, ये एक फिक्स प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो अक्यूज के बाद हमेशा आपको ऑफ लिखना पड़ेगा। तो विद थेफ्ट, बाय थेफ्ट, ऑन थेफ्ट, ऑफ थेफ्ट, सी आपका आंसर आ जाएगा। 22 नंबर क्या बोल रहा है? तो सेंटेंस प्रोवाइडेड डायरेक्ट स्पीच, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो ही सेड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, ही आस्क्ड हाउ हैड, तो हैव और यू बीन दिख रहा है, ठीक है, वेटिंग भी दिख रहा है। तो ये आपका क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो अपना हैड वाला में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हैड यहाँ दिख रहा है, यहाँ हैव गलत, वाज गलत, तो यहाँ पे हैड दिख रहा है। तो अब बताओ कि कौन सा सही होगा? ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग आई हैड बीन वेटिंग, और ही आस्क्ड हैड आई बीन वेटिंग, तो कौन सा सही है? तो डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल असर्टिव लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या बोल रहा है? तो आपको क्या दिया है? तो इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या करना है? तो इसको डायरेक्ट में करना है। तो पहले हम लोग वर्ब फॉर्म पे ध्यान देंगे। तो द कोच सेड दैट द प्लेयर्स वर इम्प्रूविंग, तो वर इम्प्रूविंग दिख रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट में। तो इसका
क्या हुआ होगा वो हम लोग चेक करेंगे। विथ ईच मैच द प्लेयर्स आर इम्प्रूविंग विथ ईच मैच सेड द कोच, द प्लेयर्स वर इम्प्रूविंग विथ ईच मैच द कोच सेड, और द प्लेयर्स इम्प्रूव, ये पूरा कट जाएगा, द प्लेयर्स हैड इम्प्रूव पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये सी और डी तो ऐसे खत्म हो जा रहा है। अब समझने वाली बात है कि वर इम्प्रूविंग किसका हुआ होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है द कोच सेड, यहाँ पे दिख रहा है सेड द कोच। ये काफी कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, तो अभी तो एसएससी आपका ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर पे डाउट है, और ये आंसर भी बिल्कुल हो सकता है, बस इधर ही हेर फेर है, लेकिन बिल्कुल हो सकता है। तो अभी के लिए आप बी आंसर मान लीजिए, लेकिन ए भी आपका आंसर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। आगे बढ़ते हैं। अब 24 नंबर क्या बोल रहा है और 25 नंबर क्या बोल रहा है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो 24 और 25 आपका पैरा जंबल है, तो बाकी बच्चे पूरा रीड करना शुरू करेंगे। हम लोग पहला इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढेंगे। वो क्या होता है, डेफिनेशन होता है, बहुत ब्रॉड होता है, साफ साफ आपको पता चलेगा कि क्या बोलना चाह रहा है। दूसरा कंक्लूजन लाइन ढूंढेंगे। तीसरा नहीं काम बनेगा तो तीसरा हथियार यूज करेंगे और पेयर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्टरी लाइन चेक करते हैं। इट इज अ प्रोसेस दैट, तो कौन सा प्रोसेस पहले कुछ बताओ तो। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस, तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा, तो वन आपका इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं हो सकता है, वन को काट देंगे। दूसरा पढ़ते हैं, रिसर्च इज अ फाउंडेशनल पिलर, तो ये कुछ डेफिनेशन का बात लग रहा है। ठीक है, इसको होल्ड पे रखेंगे। तीसरा पढ़ते हैं, दिस कैन बी इधर थ्योरेटिकल, तो दिस कैन बी क्या, कुछ तो बताओ, तो थ्री भी आपका इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं होगा, थ्री भी काट देंगे। अब आपका अगर फोर भी इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं हुआ तो ए आपका सामने आंसर आ जाएगा। द फाइंडिंग्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, कौन सा फाइंडिंग, कौन सा इन्वेस्टिगेशन बताओ तो कुछ, तो फोर भी इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं हो सकता, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिना पढ़े भी हम लोग दिमाग लगा के स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ मार कर सकते हैं। अगर आपको पूरा 100% श्योर होना है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। रिसर्च इज अ फाउंडेशन एकेडमिक डेफिनेशन बता रहा है, फिर वन आना चाहिए, तो ये प्रोसेस है क्या इन्वॉल्व करता है ये सब, फिर थ्री आना चाहिए। दिस कैन बी इधर थ्योरेटिकल, और लास्ट में फोर आना चाहिए, कंक्लूडिंग लाइन होना चाहिए। तो जो फाइंडिंग्स है क्या है, तो डॉक्यूमेंट्री पेयर रिव्यूड इंश्योर क्या करता है, वैलिडिटी और क्रेडिबिलिटी, तो लास्ट में यही सब बोला जाता है, तो बिल्कुल सही है, ए आपका आंसर है। लास्ट तो सेम हम लोग पहले इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढेंगे। तो द मोस्ट प्रेवलेंट ऑफ दीज पीयर टू नेटवर्क वेयर नो सिंगल एंटिटी कंट्रोल्स द एंटायर सिस्टम। ठीक है, तो ये भी इंट्रोडक्टरी नहीं हो सकता है, लेकिन इसको भी होल्ड पे रखेंगे। दूसरा देखते हैं, द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये डेफिनेशन का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकता है। दिस डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, तीन नहीं हो सकता है, तो तीन को काट दो, तीन है भी नहीं। अब इट फंक्शंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो क्या फंक्शंस, इट किसके लिए आया है कुछ पता नहीं चल रहा है, फोर आपका इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं होगा। ठीक है, अब द मोस्ट प्रेवलेंट ऑफ दीज, तो किसका बात हो रहा है इधर भी पता नहीं चल रहा है, तो वन भी आपका इंट्रोडक्टरी लाइन अब नहीं हो सकता। ठीक है, तो टू आपका इंट्रोडक्टरी लाइन होगा, तो इसको आप लोग पढ़ लोगे। उसके बाद फोर और वन में चेक करेंगे कि टू के साथ मैंडेटरी पेयर फोर बना रहा है कि वन बना रहा है, फिर अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले टू पढ़ते हैं। द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एट इट्स कोर इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का बात हो रहा है। ठीक है, दैट मेंटेन्स डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस। अब क्या पढ़ूंगा मैं, तो अब मैं पहले फोर पढ़ता हूँ कि टू के बाद फोर आना चाहिए कि नहीं। तो इट फंक्शंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीज ऑफ द लेजर, तो बिल्कुल लेजर का कुछ बात हो रहा है, क्रॉस अ वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। तो एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या सर, कि ये जो अ आर्टिकल है ये लेजर के लिए आया है, और यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस होने का काम कर रहा है। तो कुछ भी चीज जब इंट्रोड्यूस होता है तो ए और एन लेके आएगा, लेकिन जब वो दूसरा बार आएगा तो फिर वो द लेके आता है। ठीक है, यहाँ लेजर का बात हो रहा है, यहाँ भी लेजर का बात हो रहा है, तो इसी चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है इस लाइन में। उसके बाद यहाँ पे अ है, यहाँ पे द है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि सर टू के बाद फोर आना चाहिए, तो बिल्कुल आना चाहिए, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पढ़ना है वहां थोड़ा पढ़ेंगे, और जहां नहीं पढ़ना है उसको तो हम लोग ऐसे उड़ा देंगे। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा अपना टाइम सेव करेंगे। तो इस तरीका से ये आपका आंसर था, और इस तरीका से हम लोग तीन शिफ्ट पूरा बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर चुके हैं।
और बिल्कुल हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स से सीख रहे हैं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से सीख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। एकदम सेकंड सेकंड भी बचाओगे तो बहुत आपका टाइम बच जाएगा, 5 मिनट में पूरा क्वेश्चन उड़ा के रख दोगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो आपको लास्ट तक पूरा सीरीज को देखना है और CHS में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, अभी मेंस में काम आने वाला है, एज इट इज़ आपको दिखेगा। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।